प्यारे दोस्तों नमस्ते। मेरा नाम है प्रबोध। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने इस चैनल हेल्पिंग नील में। तो दोस्तों, आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एजुकेशन लोन के ऊपर होगा। तो इस सीरीज में हम बात करेंगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट अगर अपनी पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहता है तो वो किस तरह से बैंक से अप्लाई कर सकता है। तो इस सीरीज में हमारा फोकस होगा उन स्टूडेंट के ऊपर जो कि भारत के बाहर विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे कि अमेरिका, यूके, इन सब, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जैसे देशों में पढ़ाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमने ये जो सीरीज स्टार्ट किया है इसका मोटिव ये है कि हम उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को ये समझा सकें कि आप अगर अपने बच्चे को कोई किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ाना चाहते हो, विदेश में पढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको लोन कैसे मिल सकता है और इसके आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज ये हमारा सीरीज का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन क्या होता है, एजुकेशन लोन कितने प्रकार के होते हैं, एजुकेशन लोन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि यूजुअली हमें बैंक के जब भी हम बैंक जाते हैं एजुकेशन कोई भी लोन लेने के लिए, तो वहाँ पे कुछ ऐसा टर्म्स यूज करते हैं जो कि हमें पता नहीं चल पाता है इमीडिएटली। तो उन कुछ टर्म्स को हम कवर करेंगे। आखिर में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमें कब एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे ही हमने आपको बताया कि ये जो हमारा वीडियो है ये एजुकेशन लोन का बस पहला पार्ट है, जिसको हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन लोन इन अब्रॉड। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में। फिर टाइप्स ऑफ एजुकेशन लोन दो तरह के होते हैं, एक है कोलैटरल लोन, एक है नॉन कोलैटरल लोन। फिर आता है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको जानने चाहिए। फिर आप एजुकेशन लोन कब अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक एजुकेशन लोन क्या होता है, व्हाट इज एन एजुकेशन लोन। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, ए लोन दैट यू टेक फॉर एजुकेशनल पर्पज। कोई भी बच्चा जो कि पढ़ाई करना चाहता है उसको पढ़ाई करने के लिए एक फंड की ज़रूरत होती है। तो जो लोन जो कि पढ़ाई करने के लिए एक स्टूडेंट लेता है उस लोन को हम बोलेंगे एजुकेशनल लोन। तो इस जो एजुकेशनल लोन है इसको हम कहाँ कहाँ पे खर्चा कर सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन लोन लिया, कॉलेज के फीस वगैरह हो गया, बुक्स हो गया, जैसे किताबें हो गया, तो कैसे कौन कौन सी जगह है जिसके लिए हम जो एजुकेशनल लोन के लिए जो हमें पैसा मिलता है उसका हम कहाँ कहाँ पे खर्चा कर सकते हैं। तो इसमें आता है दोस्तों सबसे पहले यूनिवर्सिटी और कॉलेज फीस। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं या फिर पढ़ रहे हैं, या फिर आपके कॉलेज का फीस। दूसरे में आता है दोस्तों आपका स्टे, आप जहाँ पे रहते हैं उसका रेंट, उसका भाड़ा, या फिर आपका फूड, खाने का खर्चा, ट्रैवल, आपको लोकल ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, जैसे कि आप स्टडी टूर जाते हैं वगैरह वगैरह। फिर आता है दोस्तों तीसरे पॉइंट पे फ्लाइट टिकट। तो दोस्तों इस लोन पे, यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं वो हम अब्रॉड के लिए बात कर रहे हैं। मतलब कोई एक बच्चा इंडिया से जाके फॉरेन में पढ़ना चाहता है तो इंडिया से फॉरेन को जाने का टिकट और आने का टिकट, ये सब इस लोन में इंक्लूड होता है दोस्तों। आखिर में आता है बुक्स, हेल्थ इंश्योरेंस एट्सेट्रा। पढ़ाई करने के लिए आपको जो किताबें होते हैं, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब इस लोन के अंदर आता है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों टाइप्स ऑफ एजुकेशनल लोन। ये जो एजुकेशन लोन है वो कितने तरह के होते हैं। तो ये लोन है जो दो तरह का होता है। एक हो गया कोलैटरल, इसको हम सिक्योर्ड लोन भी बोलेंगे। तो कोलैटरल या फिर सिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जिसको कि आप अपनी कोई भी एक चीज़ गिरवी रख के लाते हो। जैसे कि आपके पास कोई एक घर है या फिर फ्लैट है, उस फ्लैट को आप गिरवी रख के अपनी पढ़ाई करने के लिए लोन लाओगे, तो उसको हम बोलेंगे कोलैटरल लोन या फिर सिक्योर्ड लोन। इसके अंदर क्या क्या आता है चलिए थोड़ा देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आ गया इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल का मतलब वो चीज़ है जिसको हम कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते। जैसे कि आपने एक बार घर बना लिया, आप घर को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं रख सकते, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो सब प्रॉपर्टीज़ आ जाएगा। अब इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आपका हो गया आपका होम, फ्लैट, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है।
फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि आपका कुछ दुकान हो गया, आपके नाम पे कोई बिजनेस है, इन सब को आप एक कोलेटरल की तरह रख के लोन ला सकते हैं। फिर आता है दोस्तों लिक्विड सिक्योरिटी। लिक्विड सिक्योरिटी में क्या क्या आता है दोस्तों? सबसे पहला आ जाए एफडी। आपने बैंक पे कहीं पे एफडी किया है, या फिर आपका कोई एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपने खरीद के लिया है, तो उस केस में भी आप एफडी, एलआईसी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इनके अगेंस्ट में लोन ला सकते हैं। तो दोस्तों फिर आप चलते हैं दूसरे तरह के लोन में, जिसको हो गया नॉन कोलेटरल या फिर अनसिक्योर्ड लोन। तो नॉन कोलेटरल और अनसिक्योर्ड लोन वह लोन होता है जिसको पाने के लिए आपको अपनी कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। पर दोस्तों जो नॉन कोलेटरल लोन है या फिर जो अनसिक्योर्ड लोन है वो पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है दोस्तों कंपेयर टू कोलेटरल लोन। तो नॉन कोलेटरल लोन है, इसके लिए अगर आप अब्रॉड में पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए आपका जो यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पे रैंक बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। और आपका जो पेरेंट्स हैं, आपके जो पेरेंट्स का जो इनकम होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। तो इसमें दो चीज़ अच्छे बैंक देखते हैं दोस्तों। पहला हो गया पेरेंट्स का इनकम, आपका पेरेंट्स का इनकम कितना है, और आपका यूनिवर्सिटी का रैंक कितना है। इसको छोड़ के भी और कुछ चीज़ें वो देखते हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर मैं कोलेटरल लोन और नॉन कोलेटरल दोनों को कंपेयर करूं तो नॉन कोलेटरल लोन का जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है कोलेटरल लोन के मुकाबले, क्योंकि कोलेटरल में आप अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखते हो तो उसका जो इंटरेस्ट है वो कम रहता है। नॉन कोलेटरल में इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर। वह दोस्तों सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। जब भी हम बैंक में जाते हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट या फिर ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स यूज करते हैं जो कि ज़्यादातर हमें समझ में नहीं आता है, हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे 4-5 टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। इसमें से पहला आ गया दोस्तों को एप्लीकेंट या फिर को बोरोवर या फिर को साइनर। तो यह व्यक्ति है ए पर्सन हु टेक्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर यू। को एप्लीकेंट या फिर को बोरोवर या फिर को साइनर का मतलब है जो भी व्यक्ति अपने नाम पे लोन लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, आपको लोन चाहिए, तो आप अपने साथ किसी और एक व्यक्ति को मिला के एक जॉइंट अकाउंट करके आप लोन ले सकते हैं दोस्तों। तो अगर बाई चांस आप अपने लोन से डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, आप अपना लोन नहीं चुका पाते हैं, तो ये जो आपका को एप्लीकेंट है ये इनकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपकी लोन को वो चुकाएं। तो ये कौन कौन हो सकते हैं? ये हो सकते हैं दोस्तों आपके पेरेंट्स, आपके भाई, आपके बहन, हस्बैंड या फिर वाइफ अगर आप मैरिड हैं तो, या फिर आपके पेरेंट्स इन लॉ। तो चलिए दोस्तों हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो कि हमारा मोरेटोरियम पीरियड होता है। तो दोस्तों मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है? ये जब भी आप एक स्टूडेंट लोन लेते हैं या फिर स्टडी लोन लेते हैं तो उस स्टडी लोन के अंदर आपको 2 साल या फिर 3 साल के पीरियड में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना होता है। इसको हम बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए आप कोई एक कोर्स करना चाहते हैं जिसका ड्यूरेशन है 2 साल। आप 2022 में वो लोन लिए, 2022 में मान लीजिए आपने 5 लाख का लोन लिया, तो 2022 से 2023, 2023 से 2024 ये 2 साल में आपको जो 5 लाख का लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। तो इस पीरियड को हम बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड। तो ये एक रिलैक्सेशन पीरियड होता है। ये जो मोरेटोरियम पीरियड होता है ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी लोन पर ही एप्लीकेबल होता है। ये हाउस लोन, कार लोन ये सब पे एप्लीकेबल नहीं होता है। दोस्तों तीसरा आ गया हमारा रीपेमेंट पीरियड। तो देखिए दोस्तों जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं, स्टडी लोन लेते हैं, तो वहाँ के आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप आने वाले कितने साल के अंदर इस लोन को चुकता करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने 2022 में लोन लिया, 2024 तक हो गया आपका मोरेटोरियम पीरियड। 2024 से 2025 1 साल के अंदर आपको कहीं पे जॉब मिल गया, 6 महीने 8 महीने में कहीं पे जॉब मिल गया। अब आपको जब भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे
तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आने वाले 4 साल, 5 साल या फिर 6 साल कितने टाइम में आप अपने लोन को रीपेमेंट करना चाहते हैं। तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों रीपेमेंट पीरियड। टाइम यू नीड टू रीपे लोन आफ्टर मोराटोरियम पीरियड। और ये जो रीपेमेंट पीरियड होता है दोस्तों, वो मोराटोरियम पीरियड ख़त्म होने के बाद इसकी काउंटिंग शुरू होती है। फिर आते हैं अपने अगले टर्मिनोलॉजी पे, ये है दोस्तों प्रोसेसिंग फ़ीस। आपको ये तो पता ही होगा कि जब भी हम बैंक से कोई भी लोन लेते हैं, बैंक हमसे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस लेती है। अगर गवर्नमेंट बैंक होगा तो लोन अप्लाई करने से जैसे ही हम अप्लाई करेंगे लोन, वैसे ही प्रोसेसिंग फ़ीस ले लेते हैं। प्राइवेट बैंक होगा तो जैसे हम अपना लोन सैंक्शन होगा तब ये अपने प्रोसेसिंग फ़ीस लेते हैं। फिर फीस टेकन बाय बैंक्स टू प्रोसेस लोन। फिर आखिर में आ गया दोस्तों लोन इंश्योरेंस। लोन इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जो कि लोन जो इंसान अपने नाम पे लोन लेना चाहता है उनको दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एक व्यक्ति अपने नाम पे लोन लेता है और उसका कुछ ऐसे परमानेंट डिसेबिलिटीज़ हो गया कि वो इस कंडीशन में नहीं रहेंगे कि वो अपने लोन को रीपेमेंट कर सके, तो उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके बिहाफ पे बैंक को पैसा लौटा देगी। तो ये हो गया लोन इंश्योरेंस। जब भी आप कोई भी लोन लेंगे तो उस लोन के साथ इंश्योरेंस लेना कंपलसरी होता है। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आ गया दोस्तों व्हेन टू अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन। अब हमने अब तक जान लिया कि एजुकेशन लोन क्या होता है, ये कितने तरह के होते हैं, और हमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो बैंक में यूजुअली हम जाते हैं तो हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अभी हम देखते हैं कि हमें एजुकेशन लोन कब अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही आप फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए कोई एंट्रेंस देते हैं तो एंट्रेंस का रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट के बेसिस पे आप कोई एक कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हो जाता है दोस्तों। तो जैसे ही आप कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना शुरू करें, वैसे ही आप एक बार अपने बैंक को जाके जहाँ से अपना लोन लेना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वगैरह वगैरह उसका जुगाड़ आप करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। तो उसके बाद वो जो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी वाले आपको एक एडमिशन कार्ड देंगे, एडमिशन लेटर देंगे कि इस डेट से इस डेट के बीच 3-4 दिनों के अंदर आप आके अपने बच्चे का एडमिशन करा लीजिए और फीस डिपॉजिट कर दीजिए। तो जब वो कार्ड इशू करेंगे और आपको जाके अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, उसके में लगभग 1 महीने का गैप रहता है। तो इसी गैप के दौरान ही आपको लोन अप्लाई कर देना है दोस्तों, क्योंकि ये प्रोसेस होके आपका लोन सैंक्शन होने में 2-3 हफ्ता लग जाता है। पर कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम इग्नोर कर देते हैं, जल्दबाजी में हम इग्नोर करके आखिर पीरियड में हम अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं करना है। तो राइट टाइम आफ्टर अप्लाई इन ए कॉलेज। जब भी आप कोई एक कॉलेज में अप्लाई करेंगे तो उस एप्लीकेशन के बाद आप लोन का प्रोसेसिंग शुरू कर दीजिए। तो बिफोर 2 to 3 वीक्स ऑफ योर एडमिशन लेटर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी कुछ ना कुछ मदद की होगी। तो हम अपने आने वाले वीडियोस में एजुकेशन लोन इन अब्रॉड के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा बैंक आपके लिए अच्छा है, ये सब के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।